बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ जब हुआ तो नेगेटिव जोन के साथ हुआ। सरमायाकार इंतहाई मोहतात अंदाज में आज सरमायाकारी करते रहे, जिसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहत है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैं बात करूंगा। इंटरेस्ट रेट में इजाफे की खबरों ने कराची स्टॉक मार्केट को आज भी माइनस करके रखा, जबकि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए, कोई ऐलान नहीं हुआ। इसकी वजह से भी कराची स्टॉक मार्केट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ। कराची स्टॉक मार्केट में आज क्लोजिंग हुई 357 माइनस पॉइंट्स के साथ। 100 इंडेक्स का लेवल 45,500 का रहा। ओवरऑल 126 मिलियन का आज वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई, सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई, जबकि बैंकिंग के स्टॉक्स में हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की। जबकि OGDCL ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने 830 MMCFD गैस इन्होंने हासिल की है और ऑयल के 830 BPD के ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं। तो ओवरऑल 1.8 किलोमीटर की एक लाइन बिछेगी जो SNGPL को गैस मुंतकिल की जाएगी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि OGDCL ने बताया, और इस नाशपा फील्ड में ये तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस हवाले से OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा। तभी हमने देखा कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त ज़्यादा देखी गई है, और इस नाशपा फील्ड के अंदर OGDCL का स्टेक 56.45% है, जबकि PPL का शेयर है 28.55% और GHPL का शेयर है 15%। तो एक बड़ी खुशाइन बात है। हमने देखा माजी में भी मरी पेट्रोलियम हो, OGDCL हो, इनको तेलो गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होते हैं और फिर वो हमारे सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, जिससे हमारी जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जाता है गैस की। और वैसे भी गैस की कमी है पाकिस्तान में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और SNGPL के सिस्टम में 1.0 mm SCFD गैस जब शामिल होगी तो यकीनन ये कमी को पूरा करेगी। और कराची स्टॉक मार्केट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट और सेंटिमेंट्स इतने वीक क्यों हैं, उसकी बुनियादी वजह स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी होगी, जो स्टेट बैंक ऐलान करेगा, और इसी की वजह से सरमायाकार मोहतात हो गए। ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी आता है। इसी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने देखा कि सेंटिमेंट्स आज वीक रहे, इसीलिए 100 इंडेक्स लो लेवल पे बंद हुआ और सिर्फ 73 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुए और 195 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड जोन में ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज मंदी देखी गई। कारोबारी हफ्ता का आज दूसरा रोज़ था और कराची स्टॉक मार्केट आज भी मंदी का शिकार रही। पाकिस्तान करेंसी मजबूत हो रही है बामुकाबला डॉलर। जी हाँ, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 300 रुपये से गिर गई और 299 रुपये की सतह पर ट्रेड हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर ही विराजमान रहा। कल भी हमने देखा कि ओपन मार्केट में डॉलर की क्लोजिंग 300 रुपये पर हुई थी और आज भी ये अनचेंज रहा, बल्कि ट्रेडिंग के दौरान एक लम्हे के लिए 300 रुपये की सतह से नीचे गिरा था। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो एक कीमत का फ़र्क है वो ख़त्म हो गया है और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मज़ीद गिरेगी। जाहिर सी बात है, जो क्रैकडाउन हो रहा है हवाला हुंडी नेटवर्क के हवाले से ये बड़ा सूदमंद साबित हो रहा है और पाकिस्तानी रुपये की कदर दिन ब दिन मजबूत हो रही है। कहाँ ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा था और कहाँ इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपये और 300 रुपये के दरमियान ट्रेड हो रहा है। और यही हाल इंटरबैंक मार्केट में था कि 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर गया था और आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपये से भी नीचे आ गया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इंपोर्ट बिल की अदायगी हमारे सरों पर है, बैरूनी अदायगी हमने करनी है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर, हमारे रिजर्व्स पर आएगा और इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इनफ्लोज नहीं आते तो रुपये की कदर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अफगानिस्तान में जो पाबंदी का ऐलान किया गया है पाकिस्तानी करेंसी के लेन देन पर, इससे हमारी मईशत को यकीनन हिट लगेगी। लेकिन अगर हमने जो क्रैकडाउन चल रहा है स्मगलर्स के ख़िलाफ़, हमने उसको परमानेंट वे में उसको हमने कैरी ऑन किया तो यकीनन हम अपने हमारे जो लॉसेज हुए हैं, करेंसी लॉसेज, इसको हम कवर करने में कामयाब हो जाएंगे और यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में IMF से मिलने वाली रकम हमारे रिजर्व्स को बेहतर करेगी। जबकि दीगर मालियाती आलमी मालियाती इदारों ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो हमारी रिजर्व्स में मदद करेंगे, हमें रिजर्व्स बढ़ाने के लिए फ़ंड्स देंगे। इसकी वजह से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे। लेकिन चूँकि हमने इम्पोर्ट भी खुली हुई है और इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ भी हमने करनी है, तो आइंदा आने वाले दिनों में इम्पोर्ट के हवाले से हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं कि रुपए की कदर मज़ीद गिर सकती है। लेकिन बहरहाल करेंसी डीलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने से, हवाला हुंडी नेटवर्क के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने से, चूँकि हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, लोग डॉलर्स बेच रहे हैं, तो इससे
डॉलर की कदर गिर रही है और रुपए की कदर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें एक बेहतर पॉलिसी करनी होगी ताकि इन्फ्लोज हमारे मुल्क में आए और जैसे जैसे इन्फ्लोज आते रहेंगे हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे और हमारे रुपए की कदर में इजाफा होता रहेगा। इसके अलावा रेमिटेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेमिटेंसेस 2.5 बिलियन डॉलर्स की आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर मैं गुज़िश्ता माह के मुकाबले में बात करूं अगस्त की, यानी जुलाई के मुकाबले में अगस्त में हमारी रेमिटेंसेस 3% प्लस रहीं, लेकिन सालाना 22% गिर गई, यानी 22% पर एनम हमारी रेमिटेंसेस कम हुई और मंथली बेसिस पे हमारी रेमिटेंसेस 3% बढ़ी हैं। और जुलाई 2023 के मुकाबले में अगस्त में रेमिटेंसेस 2 अरब 10 करोड़ डॉलर हमें मिली हैं और सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से हमें मिली हैं। उसके बाद फिर हमें यूएई, अमेरिका और बरतानिया से तरसीलात ज़र हासिल हुई हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये कार्रवाई जो हम स्मगलर के ख़िलाफ़ अब कर रहे हैं क्रैकडाउन की सूरत में, अगर ये पहले हो जाती तो हमारी रेमिटेंसेस यकीनन आज ज़्यादा होती और हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कवर करते। क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें अगर मैं इंपोर्ट का सागर उठाऊं तो इंपोर्ट आज भी हमारी 4.25 अरब डॉलर से 4.5 अरब डॉलर की रही और एक्सपोर्ट हमारी 2.25 अरब डॉलर के करीब रही। तो ट्रेड डेफिसिट आज भी हमारा तकरीबन 2.25 अरब डॉलर का था। लेकिन हमने नज़रें मरकूज़ की हुई थी रेमिटेंसेस पर और रेमिटेंसेस हमारी 2.5 अरब डॉलर की हम अचीव नहीं कर पाए और 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की रेमिटेंसेस आई, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 3% तो ज़्यादा है, लेकिन सालाना इसमें 22% की कमी हुई है। और इसकी बुनियादी वजह हवाला हुंडी नेटवर्क था, ग्रे मार्केट थी, क्योंकि ग्रे मार्केट में ओपन मार्केट के हिसाब से डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा था। क्योंकि इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में तीनों मार्केट्स में डॉलर के रेट में बड़ा फ़र्क था। ओपन मार्केट के अंदर अगर डॉलर 333 का था तो ग्रे मार्केट में डॉलर 350 रुपये का था और इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये का था। तो कोई बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी क्यों बैंकिंग चैनल के थ्रू डॉलर भेजेगा या कोई दीगर ममालिक की करेंसी भेजेगा? इसी की वजह से हमारी रेमिटेंसेज हम देख रहे थे कि तवातुर के साथ कम हो रही थी। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे PIA के हवाले से भी। PIA को फंड की शदीद किल्लत का सामना है। PIA की ज़बू वाली सबके सामने है। PIA इस वक्त माली मदद के मुंतज़िर है और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा ने एक ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है कि स्टेट बैंक PIA की माली मदद करे, और लेकिन इसका मनफी असर PIA की परवाज़ों पर पड़ा है और इसी की वजह से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। PIA की कराची से जाने वाली 2 तरफ़ा 14 परवाज़ें मनसूख हो गई हैं और बहुत सारे PIA के जो जहाज़ हैं वो अंडरग्राउंड भी हैं और इस वक्त मुलाजमिन को तनख्वाह देने के लिए PIA के पास कोई फ़ंड नहीं है। गुज़िश्ता माह में देखा था कि PIA ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से रकम लेकर मुलाजमिन को दी थी और इस दफ़ा हम ये सुन रहे हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज लेकर मुलाजमिन को तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन इस वक्त PIA ज़बू वाले की जानिब गामज़न है और जो अदायगियाँ PIA ने करनी है दीगर मालियाती इदारों को, वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और इस प्रोग्राम में सबसे अहम टॉपिक जो आज डिस्कस होगा वो होगा गैस का। जी हाँ, गैस की तरसील से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं यहाँ के सार्फिन कराची के, और सिंध और बलूचिस्तान को सुई सदन गैस इंतज़ामिया देखती है। गैस लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी सार्फिन अभी भी परेशान है और मखमसे में मुब्तला है कि मौसम सरमा की आमद है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? क्या गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाएगा? क्या दोबारा से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा? इस वक्त भी कराची में एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है क्योंकि गैस के ज़खायर तवातुर के साथ हमारे मुल्क में कम हो रहे हैं। सुई सदन गैस कंपनी की गैस एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से क्या पॉलिसी है, इस हवाले से हमारे आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जबकि गैस चोरों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है मुल्क भर में, इस हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में गैस का मामला तो आपको मालूम है कि शिद्दत इख्तियार कर गया है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सुई सदन गैस कंपनी के तर्जुमान हैं सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बड़े अहम सवालात आज मुझे आपसे करने हैं और बड़ी ये वो सवालात होंगे जिसके जवाब जो आप मुझे देंगे तो ये सार्फिन की उमंगों पर पूरे उतरने चाहिए। कोशिश हमारी यही होगी और आपकी भी यही होगी कि खुशखबरी आप सुनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। कराची में गैस का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मौसम सरमा की आमद से कबल क्या सुई सदरन गैस इंतज़ामिया ने कोई पॉलिसी मुरतब कर ली है? क्योंकि 2 महीने के बाद मौसम सरमा शुरू है और हम देखते हैं कि गैस का शॉर्टफॉल बढ़ जाता है पूरे शहर में, तो हम डरें या फिर मुतमईन हो जाएँ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल एक हम हकीकत पसंदाना अगर जायज़ा लें जी। कि इसमें खुशखबरी या नाउमीदी की एक इम्तज़ाज हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सब्ज़ बाग दिखाना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बेसिकली हमें ये ख्याल करना चाहिए कि जो मौसम सरमा आ रहा है ये पहली दफ़ा नहीं आ रहा। जी। ये हर साल मौसम सरमा जब आता है तो गैस सार्फिन के लिए और गैस की कंपनियों के लिए, जो कि स्विच सदर्न और स्विच नॉर्दर्न दोनों कंपनीज़ हैं, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस साथ लेके आता है, क्योंकि तलब और रसद का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। अच्छा, ये फ़र्क जो है ये मज़ीद हर साल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो पिछले साल की रसद होती है उसमें और कमी हो चुकी होती है। जैसा कि दुनिया जानती है कि गैस के ज़खायर जो हैं वो सालाना तौर पे 8 से 10% डिप्लीट होते हैं, और अगर नए रिज़र्व उस दौरान नहीं आए तो ये जो खलीज है ये बढ़ती चली जाती है। मौसम सरमा में तलब कई गुना इसलिए बढ़ जाती है कि लाखों गीज़र्स कम हमारे सारिफिन खोल लेते हैं, और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो हमारे सारिफिन हैं उनको शिद्दत इतनी होती है सर्दी की कि उनको इजाफी तलब चाहिए होती है गैस की, जिससे वो अपने माहौल को गर्म रख सकें, अपने पानी को गर्म रख सकें। तो हम स्पेशली काफ़ी बड़ी क्वांटम कराची की गैस की उस डाइवर्ट करते हैं अपने बलूचिस्तान के सारिफिन के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरात लाहक ना हो। तो ये सारा बातें बताने का तनाजुर सारा ये था कि हम आगे वाले मौसम सरमा के लिए भी चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। कोई ऐसी खुशखबरी मेरे पास इस वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने अपने इंट्रो में ज़रूर एक बताई है कि आज एक बड़ा रिज़र्व OGDCL ने दरियाफ्त किया है, जी। और इसी तरह की अभी हमारे पास चूँकि मौसम सरमा में 1-2 माह का वक्त है, तो और अगर और दरियाफ्त हो रही होती हैं तो, और वो सिस्टम में खैर आने में टाइम ज़रूर लगता है, फ़ौरन नहीं आ पाती, क्योंकि उनकी दरियाफ्त के बाद उनमें कुछ मराहिल होते हैं कि वो सिस्टम में गैस को दाखिल किया जा सके। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमारे सिस्टम में हमें मिलती रहीं कि जी गैस का जो तलब है उसके मुकाबले में हमारी रसद में कहीं इजाफा होना शुरू हुआ, जो कि फ़ौरन नज़र नहीं आ रहा, तो हमारी इंशाल्लाह सूरत हाल में ज़रूर बेहतरी होगी। अच्छा सलमान साहब, अभी 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। हम ये मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि मौसम सरमा में भी 6 ही घंटे की होगी, इससे बढ़ तो नहीं जाएगी 8 घंटे 10 घंटे? क्या हम अपना माइंड थोड़ा इस हवाले से रिलैक्स कर लें? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो वर्ड लोड शेडिंग जो है वो पावर कंपनीज यूज़ करती हैं। मैं बारहा इसको क्लियर कर चुका हूँ कि गैस कंपनी जो है वो लोड मैनेजमेंट करती हैं। अच्छा, लोड मैनेजमेंट हमें क्यों करनी पड़ती है? कि ज़ाहिर मैंने आपको बताया कि तलब और रसद का फ़र्क बड़ा हो जाता है। ये जो रात वाली आप बात करें, हम 11 बजे से 5 बजे तक, यानी कि इस दौरान हमारा एक मुशाहिदा है, और ये हमने एक सर्वे भी किया हुआ है कि तकरीबन 80% सारिफिन को इस औकात में गैस की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि लोग अपने खाने वगैरह से फारिग होने के बाद अपने सोने चले जाते हैं, और फिर जब फजर के वक्त उनको गीज़र खोलने होंगे, या अभी तो खैर ज़रूरत ये नहीं है आपका अंदाज़ा है, ये आपका जी, अंदाज़ा है कि 80% 80% के करीब रात में ज़रूरत नहीं होती है। सही। एक तरह का हमने एक सैम्पल सर्वे भी किया हुआ है कुछ कॉलोनीज़ के ऊपर। तो इस लिहाज से तो ये हमने ये आवर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि दिन में हमारी कोशिश ये होती है कि जो खाने पकाने के औकात हैं, स्पेशली नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, उस औकात से पहले से गैस का प्रेशर अवेलेबल हो। तो हमारी जो लोड मैनेजमेंट हम रात को 11 से 5 करते हैं, इसकी वजह है। इसकी वजह है कि चूँकि गैस पहले ही शॉर्ट है सिस्टम के अंदर, तो उसका प्रेशर डिमिनिश हो जाता है, यानी कि उसका प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। जब वो प्रेशर गिरना शुरू होता है तो ज़ेर ज़मीन जो हमारी पाइपलाइंस हैं उसमें एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, लाइन पैक। और उस लाइन पैक सर्टन प्रेशर पे ज़िंदा रखना ज़रूरी होता है। अगर वो सर्टन प्रेशर पे ज़िंदा नहीं रहेगी तो हमारा लाइन पैक्स और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और किसी को भी गैस नहीं मिलेगी। तो उसको बचाने के लिए ये हम रात की जो गैस की शट डाउन करते हैं, जिसे कहते हैं, ताकि हम जब सुबह के वक्त नाश्ते के लिए सारिफ अपना चूल्हा खोले तो उसको एक ऐसा प्रेशर मिले कि उसको कोई तकलीफ ना हो। तो ये इसकी साइकी ये थी। अब आपने कहा कि मौसम सरमा में ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। फ़िलहाल अगर हमारे पास यही स्टैट्स रहे तो शायद ना बढ़े, लेकिन जो कि मौसम सरमा में इजाफी लोड आता है उसको मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया शायद इस वक्त डेफिसिट जो है हमारा वो 250 के करीब है, तलब और रसद वाला। जी, तकरीबन ये 400 पे पहुंच जाएगा हमारा जब मौसम सरमा आएगा। तो यानी हम मतलब अल्लाह ना करे सार्फिन को 8 घंटे या 9 घंटे का चैलेंज बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इस दफ़ा कि अगर यही मामलात रहे और इजाफा हो जाता है जाहिर सी बात है गैस के यूजेज में, तो ये 8 घंटे 9 घंटे तक लोड शेडिंग लेकिन हम नाश्ते के वक्त ज़रूर प्रेशर को वापस रिवर्ट करेंगे ताकि सुबह के वक्त फजर के औकात में वजू के लिए और नाश्ते के वक्त तकलीफ ना हो। यानी 6 से 8 घंटे 9 घंटे तक लोड शेडिंग की जा सकती है मौसम सरमा में मैनेजमेंट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि गैस चोरों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया मुल्क भर में, तो यहाँ पर भी शुरू हो गया होगा,
तो क्या उसकी आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है, कितनी गैस चोरी हो रही है, क्या कुछ थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये क्रैकडाउन तो पहले शुरू हो जाना चाहिए था, खैर बहुत लेट शुरू हुआ, तो क्या इससे सिस्टम में कुछ हम बचा सकते हैं गैस? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि 2016 के अंदर उस वक्त की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की एक ऑर्डिनेंस पास किया था, एक्ट पास किया था, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। जी। उसके बनने के बाद से हमारे तंजीम की साजी हुई सुइस गैस के अंदर। जो पहले हमारा मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस डिपार्टमेंट था, उसको हमने काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशन में कन्वर्ट किया सही। और उसको बाकायदा फाल करके उसके अंदर हायर किए गए प्रोफेशनल्स, जो कि हमारी अफवाज के रिटायर्ड अफसरान भी थे, उसके अंदर टेक्नीशियंस भी थे, उसके अंदर ऐसे काबिल वकील भी थे कि जो हमारे केस को प्रोसिक्यूट भी करें। तो उसको जब हमने असर उसके तंजीम साजी की, तो उसके बाद उन्होंने एक अपने प्लान तरतीब दिया और उसके बाकायदा रेट्स हमारे 2017 से जब वो फाल हुआ वो डिपार्टमेंट हमारा, और वो आज ही नहीं, आप तो आज कह रहे हैं कि आज तेज़ी नज़र आ रही है, हमारे यहाँ पिछले 5 सालों के अंदर तवातुर के साथ जो है इसके केसेस हमारे प्रोसिक्यूट भी हुए, हमने कन्विक्ट भी कराया मुजरिम, क्योंकि गैस कोर्ट्स का जो क़याम अमल में आया उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिला। यानी 2017 से क्रैकडाउन शुरू हुआ है गैस चोरों जी के जी, खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, ये डोमेस्टिक लेवल पे हुआ, इंडस्ट्रियल लेवल पे हुआ, या सब कुछ यकसा बुनियादों पर आपने ऑन बोर्ड लेकर जो है वो क्रैकडाउन किया? देखें, ये जो हमारा एक्ट जिसका मैंने जिक्र कर रहा था, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016, इसमें जो सख्तियाँ थी उसमें डिफरेंट सज़ाएँ हैं, डिफरेंट ताज़ीरात हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की कानून शिकनी करेंगे तो ये सज़ा है। तो उसमें जो ज़्यादा सख्तियाँ थी वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे थी। कमर्शियल इंडस्ट्रियल में ज़्यादा चोरी होती है। जाने उन पर सख्तियाँ ज़्यादा थी, वो अच्छा। कानून ज़्यादा सख्त था। डोमेस्टिक के अंदर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई गई थी उस कानून के अंदर, जिसकी वजह से हम उस तरीके से डोमेस्टिक के जो थेफ्ट है उसको कर्ब नहीं कर सके। लेकिन डोमेस्टिक थेफ्ट इतनी बड़ी परसेंटेज में नहीं है जितनी परसेंटेज के अंदर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लेवल पे चोरी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बहुत हद तक काबू पाया है और तकरीबन 270 के करीब हमने ऐसे मुजरिम हैं जिनको कन्विक्ट करवाया है अदालतों से। तो ये अब जो हमारा इसमें जो डेवलपमेंट है, निगरान हुकूमत ने एक बहुत सा स्टेप लिया है। इन्होंने ना सिर्फ गैस चोरों के ख़िलाफ़ बल्कि जो डिफरेंट तरह की चोरियां कर रहे हैं, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ा है, जिसके अंदर स्मगलर्स हैं, जिसमें बिजली की चोरी करने वाले हैं, उन सब के ख़िलाफ़ एक भरपूर क्रैकडाउन शुरू किया है, जो एक बड़ा ऐसा इक़दाम है। तो उसके अंदर अब तेज़ी जो हम ला रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी डेवलप हो रही है इस गवर्नमेंट के नए डायरेक्टिव्स के तहत। तो इंशाल्लाह हम जो डोमेस्टिक को जो नेगलेक्ट हो रहा था उसको हम भरपूर कोशिश करें कि उसको टारगेट करें, उस सेक्टर के ऊपर हम अपनी जो गैस चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई उसको तेज़ करें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि डोमेस्टिक लेवल पर नए कनेक्शंस देने पर पाबंदी है, तो इस हवाले से कुछ नरमी होगी या बरकरार रखा जाएगा इस पाबंदी को? इस हवाले से क्या आप लोगों की पॉलिसी है? देखिए, पॉलिसी हम बना ही नहीं सकते, इसकी पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान की होती है। और ये 2 साल पहले 2021 के अंदर जो दिसंबर में तजवीज़ आपने क्या दी हुकूमत पाकिस्तान को पॉलिसी बनाने? देखिए, हम अपनी तजवीज़ तो यही दे सकते हैं। देखिए, मेरा इदारा गैस सेल करेगा तो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसका एक कैश फ्लो चलेगा। लेकिन चूंकि ये बदकिस्मती से 2 साल से हमारा नए कस्टमर ऐड नहीं हो रहा डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर, ऑल्दो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पे पाबंदी नहीं है, क्योंकि RLNG ओपन है, जिसको चाहिए RLNG की गैस की बुनियाद पर हमसे कनेक्शन ले सकता है। लेकिन डोमेस्टिक के सारिफिन हर साल हमारे एक खासी माकूल तादाद में इजाफा होता था, जिससे हमारी रेवेन्यू की इजाफा होता था। अब चूंकि वो इजाफा नहीं हो रहा तो हमारी कंपनी को कैश फ्लो में इशू ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन अगेन सवाल ये है कि वो पाबंदी क्यों लगी थी? वो पाबंदी इसलिए लगी थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो ऑलरेडी सारिफ है हमारा, उस सारिफ को गैस प्रॉपर नहीं मिल रही, बिकॉज गैस की शॉर्टेजेस हैं। तो नए सारिफ को सिस्टम में लाने का मतलब उसके साथ ज्यादती करना। आपने जो तजवीज़ दी थी हुकूमत को, वो क्या दी थी? हमने ये तजवीज़ दी थी कि इसको इसमें जितना रिलैक्स कर सकते हैं उसको रिलैक्स करिए, ताकि नए सारिफ को स्पेशली देखें। होता क्या है, अगर गुज़िश्ता हुकूमत को आपने तजवीज़ दी थी कि पाबंदी उठा ली जाए या पाबंदी में नरमी की जाए? जी जी, ये असल में ये तो अभी निगरान हुकूमत का क़याम तो अभी अमल में आया है। देखिए, मैं आपको बताऊँ होता क्या है, होता ये है कि जब कोई नई आबादियाँ बनती हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें SPCA की एक NOC दरकार होती है कि जब तक वो दरकार NOC नहीं होगी गैस कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। तो एक तो पहले उस वजह से लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली और उसके अंदर आबाद हो गए, और उसके बाद उनके पास कनेक्शन नहीं थे, NOC तो दूर की बात, हमारी तरफ से गैस की पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से भी थी, तो गैस की चूनियाँ बढ़नी शुरू हुई। हमने इसको बेस बनाया, अपनी गवर्नमेंट को बताया कि देखें, अगर हम कानूनी तौर पे कनेक्शन नहीं देंगे तो वो गैर कानूनी तौर पे राइट लेफ्ट से कहीं से भी निकाल के लेके आएंगे, उनको अपनी नीड तो पूरी करनी है। तो ये सिलसिला है। देखें, अब ये शायद निगरान हुकूमत शायद इसके ऊपर, मुझे नहीं पता उनका इसमें कितना है कि वो कर सकती है इसको रिलैक्स, या आने वाली हुकूमत के लिए उसको फैसले को छोड़ते हैं। मतलब अभी मामला जूगा तो ही होगा, क्योंकि कोई नए कनेक्शन के हवाले से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो ये भी हम ज़्यादा तवक्को नहीं लगाएं कि गैस चोरी की शरह में कमी आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरत तो पूरी करनी होगी इस हवाले से।
ये आपका कयास सही है। अच्छा, अब मजीद गैस आपको मालूम है कि उसमें इजाफा होने वाला है, IMF की शराइत के उसको सामने रखते हुए हुकूमत मजबूर है करने के लिए। तो हुकूमत ने मुस्तकबिल में मजीद गैस महंगी करने के लिए कि आप लोगों से कोई तजावीज़ तलब की हैं? क्या आप लोग क्या समझते हैं कि कितनी गैस बढ़नी चाहिए, या वो डायरेक्ट फैसला कर रहे हैं? नहीं, आज 12 सितंबर 2023 से आज की तारीख तक तो अभी ऐसी तजावीज़ हमसे नहीं मांगी गई। अच्छा, ऐसी कोई तजावीज़ आपसे नहीं मांगी गई। अच्छा, मतलब ये बात तो तय है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं गैस की कलेक्शन में, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से गैस बिल की वसूली क्या मामूल के मुताबिक हो जाती है, या फिर उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपकी टीमों को? नहीं, देखिए मैं बताऊँ, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक हमारा एक पे कस्टमर है, हमारा जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है। हमारी बर वक्त वसूलियाँ होती हैं, और वो इसलिए भी होती हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो बहुत हैवी देना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो अपने टाइमली बिल पे करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी टैरिफ रिवीजन आ जाती है। हमने माजी में देखा ना, काफ़ी सनतकार SHG के सामने आ जाते हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं। वो मालिया बिल्स के हवाले से नहीं होता, उनको गैस की जो क्वांटिटी नहीं मिल रही जी होती है, बिल्कुल, शॉर्टेज वो के हवाले उसके से, वो फिर बाद हवाले में से उन्होंने होता है। बिल के हवाले से भी एक दफ़ा किया था। मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं आ रहा कि बिल के हवाले से कोई किया हो, क्योंकि जो बिल उनको, देखिए बिल तो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। हमारे पास पता होता है हमने इतनी गैस उनको दी है, और उनके पास भी रिकॉर्ड होता है। हमारे हर जगह स्टेशन लगे होते हैं जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है जैसे कोई टैरिफ रिवाइज होता है, कोई नेट टैक्सेस आते हैं, तो GDS के अंदर जो एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर समझने में 1 आध महीना लग जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल कस्टमर को जब पता लग जाता है तो फिर वो ट्यून अप हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पे मास्टर है हमारा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। जी, बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ऑन टाइम आपको बिल देता है। और ये बात भी अगर बेहतरी अगर ये होती कि मौसम सरमा के अंदर गैस की तरसील रहती और सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना रहता, लेकिन इम्कानात हैं कि मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है, क्योंकि तलब और रसद का जो फ़र्क है वो बढ़ रहा है। गैस का शॉर्टफॉल बढ़ सकता है सर्दी में, और इस हवाले से हमें इशारा तो दे दिया इन्होंने। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इंटरेस्ट रेट का ऐलान होगा, शरह सूद में इजाफा होगा, ये बात तो यकीनी है, लेकिन इसके बाद कराची स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी होगी, इसी हवाले से इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहरियार भट्ट, माहिर मौशियात हैं और स्टॉक एक्सपर्ट भी हैं। शहरियार, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये फार्मूला नाकाम हो गया है। लेकिन बहरहाल हमने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना है IMF की ईमा पर, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कराची स्टॉक मार्केट जो ट्रेड हो रही है रेड जोन में, वो कहाँ जाके उसका लेवल होगा और क्या मंदी के असरात रहेंगे? देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। हमने देखा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमने IMF के साथ साइन किया है 30 जून 2023 को। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने काफ़ी एक बड़ी रैलीज देखी। मार्केट ने 49,000 इंडेक्स भी टच किया, तकरीबन 7,000 पॉइंट मार्केट में इजाफा हुआ। फिर जो ही फिर एग्जीक्यूशन नहीं हुई, दूसरी चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुंची, जो प्रॉब्लम्स देखने में आई, उसके बाद मार्केट में तकरीबन 3,500 से ज़ायद पॉइंट की कमी देखने में आ चुकी है। उसमें एक बड़ा एलिमेंट इन्फ्लेशन का भी है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है उसके भी खदशात हैं जो सरमायाकारों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 22% में हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि कोई भी इंडस्ट्री मैं समझता हूँ वाइबल नहीं हो सकती चलने के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में, जबकि आप देख रहे हैं हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तकरीबन 15% ज़ायद गिर चुकी हैं। SME का जो डेटा आ रहा है वो कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर है। तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या फिर जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके। और जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है कंटिन्यू, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर रोकने में नाकाम रही है अभी तक, तो उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, अगर मुझे पर्सनली तौर पे लग रहा है अगर 100 बेसिस पॉइंट मार्केट यहाँ पे अब्जॉर्व कर चुकी है, अगर 100 बेसिस पॉइंट से ज़ायद इजाफा हम देखते हैं तो मार्केट में यकीनी तौर पे इसका दबाव देखेंगे। अच्छा शरिया साहब, ये भी बताएं कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए, हमने तो बड़ी तवक्कुआत लगा ली थी कि सऊदी प्रिंस जाने से पहले हो सकता है आ जाएं, या जाते वक्त हो सकता है आ जाएं, चंद घंटों के लिए आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आया स्टॉक मार्केट पर? जी, यकीनी तौर पे अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें कि जो हम डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बाहर हैं, उसके बाद IMF के प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, उसके बाद जो हमें जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी वो हमारे दोस्त ममालिक से थी, जिसमें सऊदी अरेबिया सर फहरिस्त है। और सऊदी अरेबिया ने हमसे प्रॉमिस कर रखा है कि ऑयल रिफाइनरी एक लगाएंगे हब की साइड के ऊपर। फिर इसके साथ साथ $8 बिलियन की बातें हो रही थी कि एक फ़ंड तश्कील दिया है सऊदी अरेबिया की जाने से, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर सरमायाकारी करेगा। और ऐसे वक्त में जब वो एग्जीक्यूट होनी थी चीज़ें,
सरमायाकारों ने उम्मीद लगाई हुई थी। SIFC का भी क़याम अमल में आ चुका है, आपको इल्म है। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की कि सऊदी अरेबिया की जानिब से पाकिस्तान आए प्रिंस और कुछ ऐलान करें, लेकिन आ नहीं पाए वो। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो नहीं आ सके, और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट में। पिछले 2 दिनों में कल हमने 145 पॉइंट की कमी विटनेस की और आज तकरीबन 380 पॉइंट्स का डिक्लाइन मार्केट में देखा गया। अच्छा, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में हमने आज नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि OGDCL ने एक लेटर लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, जिसमें उसने बताया कि तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए और ये नाशपा फील्ड जो हमारी KPK में है वहाँ से। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आइंदा वाले दिनों में ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक कहाँ होगा, और फिर जो ये तेल और गैस के ज़खायर मिले कैसे दीगर स्टॉक पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा? देखिए, अगर मार्केट में अगर हम पिछले दिनों देखें, जो हालिया तेजियों का रुझान हमने देखा है 30 जून 2023 के बाद से, तो उसमें आप देखते हैं कि ऑयल एंड गैस ने मार्केट को ड्राइव किया है। ऑब्वियसली एक बड़े सेक्टर हैं और मार्केट को ड्राइव करते हैं, वेटेज भी इनका 100 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें एक तो इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी शामिल थी। हमने देखे मतवातिर OGDCL को काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज होती रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पैक्ट भी शामिल था, जिसमें सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट, पिछले सवाल में हम डिस्कस कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फिर तीसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि गैस का सर्कुलर डेप्थ 1600 अरब रुपए के आसपास आ चुका है और हुकूमत पाकिस्तान ने कमिट किया था कि IMF के साथ इसको हम बढ़ने नहीं देंगे, इसको यहाँ हम रोकेंगे। और गवर्नमेंट का एक प्लान था कि मगर वो प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा ना, इन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक प्लान तश्कील दिया था जिसमें डिविडेंड पे बैक स्कीम थी, जिसके तहत हैवी डिविडेंड देना था जो लिस्टेड कंपनी थे, जिनमें OGDC एंड PPL सरफहरिस्त है, और कहा जा रहा था कि 65 रुपए के करीब भी डिविडेंड दे सकता है। तो IMF ने अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया है। अब हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर एक भंवर में फंस गई कि अब क्या सिचुएशन लेकर आते हैं। तो यही वजूहत थी कि आज आपने देखा कि बावजूद इसके कि बहुत अच्छी डिस्कवरीज भी हुई हैं OGDCL को, लेकिन इनमें आज आपने देखा कि 2 रुपये से ज़ायद की कमी देखने में आ रही है। बिल्कुल, मैं आपसे करेंसी मार्केट के हवाले से भी पूछूंगा, लेकिन मैं सलमान साहब आपकी जानिब आऊँगा। देखिए, ये बात तो इसमें ये तो तस्लीम किया जा सकता है कि जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे शहर में इस वक्त कराची के अंदर और दीगर सूबों में, सिंध और बलूचिस्तान में, बड़ा बोसीदा है, पुराने ज़माने का। अब इसमें जाहिर सी बात है हम लोग बेहतरी करते रहते हैं वक्फे वक्फे से, तो इसकी वजह से भी गैस ज़ाया होती है, कहीं लीकेज आ जाती है, फिर लोगों को डिस्टर्बेंसेस उनको क्रिएट हो जाती हैं उनके डोमेस्टिक लेवल पे जाके। तो लोगों को शिकायत का सामना रहता है कि भाई हम फ़ोन करते हैं गैस इंतज़ामिया को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ख़ास तौर पे जो साउथ और वेस्ट के जो इलाके हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मरीर के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से आप नहीं समझते कि अगर ये जो लाइनें हैं ज़ेरे ज़मीन, अगर इनके लिए कुछ बेहतर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लान मुतारिफ़ करा दें तो लोगों को उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो जाए? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपका तज्ज़िया बिल्कुल ठीक है। इस सिलसिले में कंपनी गाफिल नहीं है अपने सारिफिन की खिदमत से। तो मैं आपको बताऊं कि सालाना बुनियादों पे हम सर्टेन लेवल पे अपनी पुरानी गैस की जो पाइपलाइंस है उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं, और इस साल भी हमने जो टारगेट रखा है कि वो ये रखा है, यानी ये 23-24 का जो मालियाती साल शुरू हुआ है, कि पिछले साल जो हमने पाइपलाइंस का रिहैब किया था उससे 100% ज़्यादा करेंगे। जो हमारे 2 मेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगले 3 महीने के अंदर जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, यानी कि कराची का एक हिस्सा है जो कि बिल्कुल हमारे टेल एंड पे वाक़, बिल्कुल कॉर्नर पे, उसके अंदर तकरीबन हमारा काफ़ी टाइम से रिहैब चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर वो रिहैब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था वो हमारा जो सबसे ओल्ड नेटवर्क है वो लियारी टाउन में। तो लियारी टाउन की जो कंप्लेंट्स है वो सबसे सारे फहरिस्त होती हैं, और हमें ख्याल भी अपनी सारिफिन की तकलीफ़ का और उनसे मदद खा भी होते रहते हैं, बिकॉज वो सिस्टम इतना ओल्ड कराची के हिसाब से उस वक्त का बना हुआ है, और अब हम उसको ग्रेजुअली रिहैब करते हैं। हमने लास्ट ईयर शुरू किया था और नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारा टारगेट है कि इसको बाय द एंड ऑफ जनवरी या फेब के शुरू तक ये इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चीज़ें, इसके बाद और भी पाइपलाइंस में जिसमें नॉर्थ आलमाबाद और फेडरल भी एरिया है, इनके अंदर भी हैं, जैसे आपने मलीर का वो भी है, लेकिन चूंकि ये 2 बिल्कुल हमारे नियरिंग कंप्लीशन है तो मैंने आपके साथ शेयर की। ये तो बहुत आपने अच्छी खुशखबरी सुनाई है। अच्छा शरियावट, मैं आपकी तरफ आऊँगा। करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन वीक हो रही है एज़ कम्पेयर टू रुपी, हमारा रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। इंटरबैंक रुपये मार्केट में डॉलर ने बहुत ज़बरदस्त बैक किया है, तो आप समझते हैं कि इसका भी एक इम्पैक्ट आया कराची स्टॉक मार्केट में? क्योंकि हम देख रहे थे कि ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये पे चला गया था बुलंद तरीन सतह पर, और इंडिया बैंक में 307 रुपये 50 पैसे के बुलंद तरीन सतह पर चला गया था। अब ये लोग वापस 300 रुपये के हिस्से के नीचे आ गए हैं, तो इसका आ रहा है कोई इम्पैक्ट आ रहा है, मुस्बत असरात आ रहे हैं? जी, यकीनी तौर पर US डॉलर के बढ़ने से जहाँ सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट भी मुतासर हुए, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद मुतासर हुई थी। आपको पता है कि जितना हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो रहा था,
तो जिस तरह से हम इंपोर्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज कर रही होती हैं बाहर से, अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बेस हम कंट्री हैं, उसका अक्रॉस द बोर्ड हम इम्पैक्ट देखे थे। अब चूंकि नीचे आ रही है तो काफ़ी राहत ली है सारे इन्वेस्टर्स ने भी मार्केट में। और लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि मईशत जो होती है वो आपकी 4 सतून होते हैं उसके, आप कह सकते हैं कि जिसमें एक तो आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अहम चीज जो है वो हमें इन्फ्लोस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, $8 बिलियन से नीचे आ चुके हैं, और जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो नहीं हो पा रही है। खासतौर पे सऊदी अरेबिया का हमने पिछले सवाल में जिक्र किया कि वहां से एग्जीक्यूशन नहीं हुई। SIFC में अभी तक कोई बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं हुई जिसका हम सब इंतजार करें। फिर जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं पाकिस्तान की, PIA हो गए, स्टील मिल हो गए, इनकी अभी तक प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। जब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा ग्राउंड लेवल पर, क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्या तहफ्फुज़ात हैं? देखिए तहफ्फुज़ात तो ये एक तो पॉलिटिकल सवाल हो गया है, तो ये पॉलिटिशियन ही इसका जवाब दे सकते हैं। तहफ्फुज़ात ये हैं कि क्या सियासी कशीदगी है हमारे मुल्क में, या अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, या फिर आप ये समझते हैं कि निगरान हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, या फिर IMF हमारे इंटरनल मैटर्स में मदाखलत कर रहा है? क्या ये तहफ्फुज़ात हैं, इस वजह से इन्वेस्टर घबरा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में? आप क्या समझते हैं? देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़ा जो चीज़ देखने में आ रही थी वो तो हमारा रुपी बेकाबू हो गया था। आप देखे थे अब एक जगह जब हमारा रुपया सेटल होगा, मार्केट में किसी भी मार्केटों में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी अच्छी नहीं होती है, डेप्रिसिएशन भी अच्छी नहीं होती। अब जो जिस तरह से रुपया इतने तेज़ी से नीचे आ रहा है, अगर बीच में अगर कुछ इंपोर्टर्स होंगे जिन्होंने अपने ऑर्डर्स बुक किए होंगे तो उनको भी हैवी लॉसेज हुए हैं इससे। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपका रुपये का एक जगह पर रुकना बेहद ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी कि पिछले दिनों जिन कंपनीज ने पाकिस्तान में प्रॉफिट किया था वो अपने डिविडेंड बाहर लेकर नहीं जा सकी, उसका हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसका अंदाजा आपको आने वाले सालों में $1 बिलियन हैं जो हमने डिविडेंड की मद में देने मल्टीनेशनल कंपनीज को, जो 1 साल से हमने नहीं दिए। एट द एंड मुझे ये बता दें शॉर्टली कि कराची स्टॉक मार्केट को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? चैलेंजेस तो हमें बहुत हैं, थोड़े से कम ज़रूर हुए लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? एक्टिव क्लाइंटेल तो तेज़ी से कम हो रही है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि 100 इंडेक्स की पोजीशन का बेहतर रहेगी या फिर तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की जाएगी? देखिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, इसका बड़ी हद तक दारोमदार एक तो हमारे रुपए के ऊपर है कि एक जगह मुस्तहकम हो जाए, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपनी पॉलिसीज इस्लाहात लेकर आए उसको जारी रखें। इसके साथ साथ जो स्मगलिंग और दूसरी चीज़ें उनको भी जारी रखना बेहद ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे मुल्क में इन्फ्लोज आना बेहद ज़रूरी है। आप देखेंगे जो ही इन्फ्लोज पाकिस्तान में आना शुरू होंगे, मार्केट बाउंस बैक करेगी। यहाँ से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बेताशा हैं, बैंकिंग के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए हैं, इसके अलावा ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जरूरत है हम कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, और इंटरेस्ट रेट जहां नीचे आएगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट यहां से दोबारा से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिसीज बेहतर होगी तो बाउंस बैक कर सकती है मार्केट, इन्फ्लोज आएंगे तो मार्केट बेहतर हो सकती है। तमाम दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा इस बात से कि चैलेंजेस बहुत हैं, मुल्क के मुआशी मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसको बेहतर करने के लिए हमें कोई मरबूत और मौसर हिकमत अमली जंगी बुनियादों पर मुतारिफ करानी होगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को लेके हमने अपने मुल्क की तरक्की की शरह को बढ़ाना होगा, अदरवाइज़ हमारे जो चैलेंजेस जो सब एक साथ खड़े हुए हैं इस राजत के सामने वो मज़ीद तनावर हो जाएंगे और हम दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएंगे। हमें पॉलिसी बनाने की अच्छा ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।